लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम आपने पढ़ा था चार्ज के बारे में और करंट के बारे में, ठीक है। आज का हमारा क्या टॉपिक होने वाला है? आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अधिकतर बच्चों को इस टॉपिक में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, लेकिन आज मैं आपको इसको इतना आसान तरीके से बता दूंगा कि इसके बाद आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कुछ भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंपल अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम जाएं तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सिंपल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक अमाउंट ऑफ वर्क है, यानी कि क्या है? आपका एक वर्क है। क्या करने का वर्क है? टू ब्रिंग ए चार्ज, एक चार्ज को, टू ब्रिंग ए चार्ज कहाँ से कहाँ? फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यानी कि सिंपल शब्दों में अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक वो अमाउंट ऑफ वर्क है जो हम किसी भी चार्ज के ऊपर करेंगे किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लिया हमारे पास एक चार्ज है Q, ये रुका हुआ है, ये रेस्ट कंडीशन में है, ये चल नहीं रहा। तो जब नहीं चलेगा तो ये अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाएगा और इस फील्ड को कहते हैं हम क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा फील्ड होता है? ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मैग्नेट के चारों तरफ एक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे ही जब कोई चार्ज रेस्ट पे होता है तो उस चार्ज के चारों तरफ भी एक फील्ड बनता है, नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इस फील्ड के अंदर कोई भी एक चार्ज हमारा आने की कोशिश करेगा तो उस चार्ज ने एक पॉइंट से, सपोज ये पॉइंट हमारा A हुआ, तो इस पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए कितना वर्क किया। यानी कि इस पॉइंट चार्ज ने एक पॉइंट A से पॉइंट B तक जाने में कितना काम किया, वही कहलाएगा इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो सिंपल पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा V। डेल्टा V का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पोटेंशियल जो होता है हमेशा किसी ना किसी दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस होता है। जैसे आपके सेल में प्लस और माइनस के बीच का क्या है? डिफरेंस है। जो आपके सेल के ऊपर लिखा होता है ना 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट का मतलब क्या है कि प्लस और माइनस के बीच में कितने पोटेंशियल का डिफरेंस है? 1.5 का। तो यहाँ पे डेल्टा वी का मतलब सिंपल शब्दों में है पोटेंशियल डिफरेंस। ये किसके बराबर होगा? ये होगा कि आपने कितना वर्क किया, कितना वर्क किया कहाँ से कहाँ? A से B जाने में, क्या करवाने में? उस चार्ज को लाने में। यानी कि आपने कितना काम किया है एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, उसी को कहते हैं हम क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। तो सिंपल शब्दों में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर डेफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछ ली जाए तो आप क्या लिख कर आएंगे? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क। ये क्या है? आपका अमाउंट ऑफ वर्क है। क्या कराने के लिए? टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, किसी एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने का वो वर्क ही क्या कहलाता है? हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। अगर बात करें हर चीज को मेजर करने की एक यूनिट होती है। देखो इसका फॉर्मूला ये तो होता ही है डेल्टा V इज इक्वल टू W अपॉन Q, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी याद कर सकते हैं, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये भी इसका ही फॉर्मूला है, बस फर्क कितना है? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि किसी भी दो पॉइंट के बीच के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि ये वाला फार्मूला सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा कि किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, डिफरेंस शो नहीं करेगा। आपके सिलेबस में जनरली जहां भी यूज हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो यही फार्मूला यूज हुआ है। तो आप फिलहाल इस फार्मूले को ही याद रखें कि V इज इक्वल टू W अपॉन Q इज द फार्मूला यूज फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हर चीज को नापने की कोई ना कोई यूनिट होती है, तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को नापने की भी एक यूनिट है, और इसकी यूनिट अगर हम बात करें तो होती है वोल्ट। क्या यूनिट होती है इसकी? वोल्ट। अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से बात करें तो फॉर्मूला है इसका वर्क अपॉन टाइम। वर्क की यूनिट होती है जूल
और चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। तो इसकी वोल्ट तो होती ही होती है, साथ ही साथ हम इसकी एक यूनिट और लिख सकते हैं, जूल पर कूलाम। तो ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की 2 यूनिट आपको याद रखनी है। पहली यूनिट होती है वोल्ट और दूसरी यूनिट होती है आपकी जूल पर कूलाम। दोनों ही यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हैं। हर चीज़ को मेज़र करने के लिए कोई ना कोई डिवाइस होता है, ऐसे ही पोटेंशियल को नापने के लिए भी हमारा एक डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं, तो मेजर्ड बाय, कौन नापता है इसको नापता है वोल्ट मीटर। कौन मेज़र करता है? वोल्ट मीटर। अगर आपने कभी ध्यान से अपने घर में देखा हो तो एक लगा होगा स्टेबलाइज़र और उस स्टेबलाइज़र में लगा होगा एक मीटर, ठीक है ना। तो जो वो मीटर होता है वो ये बताता है कि हमारे घर में कितनी वोल्टेज आ रही है, जो कि कितनी आनी चाहिए हमारे घरों में 220 वोल्ट आनी चाहिए, लेकिन कितनी आ रही है, ज़्यादा है कम है, उस सब को नापने के लिए हमारे घरों में स्टेबलाइजर में एक डिवाइस लगा है। दैट डिवाइस इज नॉन एज वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर हमारा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हुआ जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को नाप सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर बात करें ये कैसी क्वांटिटी है, तो ऐसी क्वांटिटी आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी? ये भी आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे कि आपका एक करंट होता है स्केलर क्वांटिटी, ऐसी ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ तक क्लियर? एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर एक जिक्र हुआ है हमारा किसका? वोल्ट मीटर का। तो वोल्ट मीटर में आपको 2 बात को फिलहाल अभी एज इट इज याद रखना है। क्या याद रखना है? कि वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो बहुत हाई होता है, यानी कि वोल्ट मीटर के पास जो रेसिस्टेंस होता है वो बहुत हाई होता है, और जो इसको हमेशा लगाया जाता है वो हमेशा इसको पैरेलल में लगाया जाता है। तो ध्यान रखना वोल्ट मीटर के बारे में आपको 2 बात याद रखनी है, जैसे कि आपने अमीटर के बारे में 2 बात याद रखी थी। अमीटर के बारे में आपने 2 बात याद क्या रखी थी कि अमीटर का रेसिस्टेंस क्या होता है? लो होता है, और उसको हमेशा सीरीज में लगाते हैं, जबकि हमारा जो वोल्ट मीटर होता है उस वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस हमेशा क्या होगा? आपका हाई होगा, और उसको हमेशा कहाँ लगाया जाएगा? पैरेलल में लगाया जाएगा। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। एक बात आपको यहाँ पे और नोट में याद रखना है, और वो पॉइंट क्या है कि जब भी हमारा कोई करंट फ्लो करेगा, जब भी हमारा क्या करेगा? कोई करंट फ्लो करेगा, तो वो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि करंट हमेशा कौन से पोटेंशियल से कौन से पोटेंशियल की तरफ जाएगा। तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा। जैसे कि आपके जो सेल होते हैं उन सेल में एक टर्मिनल आपका पॉजिटिव होता है, एक टर्मिनल आपका नेगेटिव होता है। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो हाई पोटेंशियल कहलाता है, आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है वो आपका लो पोटेंशियल कहलाता है। तो जो करंट होता है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से कहाँ आएगा? लो पोटेंशियल की तरफ। यानी कि करंट जो होता है सेल के अंदर हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम नोट बना के एक पॉइंट याद रख लेंगे, क्या? कि करंट जो होता है, करंट ऑलवेज फ्लो, करंट हमेशा कहाँ फ्लो करता है? ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, फ्रॉम हाई पोटेंशियल हाई टू लो पोटेंशियल। ध्यान रखेंगे करंट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। डन यहाँ तक? तो ये सब कुछ था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, जो आपको इस कॉन्सेप्ट में याद रखना है। तो अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, दैट इज नॉन एज ओम्स लॉ। अब ये ओम्स लॉ क्या है? बहुत ही बेहद ही आसान टॉपिक है। अभी आपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपने 2 टॉपिक के बारे में आप ऑलरेडी याद कर चुके हो, 2 टॉपिक के बारे में आप ऑलरेडी समझ चुके हो। एक होता है हमारा पोटेंशियल। क्या होता है आपका? पोटेंशियल, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो किससे? V से।
और एक होता है आपका करंट। क्या होता है आपका करंट, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो आई से। तो जो ये ओम्स लॉ है ये एक रिलेशनशिप देता है किस किस के बीच में, वी के और आई के बीच में, यानी कि पोटेंशियल और करंट के बीच में एक रिलेशनशिप जो देता है उसी को हम क्या कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं। और ओम्स लॉ में सिंपल शब्दों में ये कहा गया था कि जैसे जैसे आपका पोटेंशियल इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका करंट इंक्रीज होगा। अगर ज़्यादा पोटेंशियल होगा तो करंट भी ज़्यादा होगा और पोटेंशियल कम होगा तो करंट भी कम होगा। और ये बात आप अपने घरों पर भी देख सकते हो कि अगर घर में आने वाली वोल्टेज ज़्यादा आ जाए, कभी हम बोलते हैं ना कि आज वोल्टेज तेज़ आ रही है, तो जब वोल्टेज तेज़ आती है तो उस केस में क्या होता है, पंखा बहुत तेज़ चलता है। क्यों चल रहा है कि जब वोल्टेज ज़्यादा होगी तो करंट भी ज़्यादा होगा और जब करंट ज़्यादा होगा तो फैन भी तेज चलेगा। तो यही ओम्स लॉ आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, क्या कि जब ज़्यादा वोल्टेज होगी तो करंट भी ज़्यादा होगा, जब वोल्टेज कम होगी तो करंट भी कम होगा। तो ध्यान रखना यही हमारा क्या है, ओम्स लॉ है। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है कि पोटेंशियल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। तो आप यहाँ पे ये बात लिख सकते हैं क्या कि ओम्स लॉ इज डिफाइंड एज द रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेज और द पोटेंशियल बिट एंड द करंट, यानी कि पोटेंशियल और करंट के बीच में रिलेशनशिप है आपका ओम्स लॉ। एंड अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से हमने जितने भी फॉर्मूलेज पढ़े हैं वे सब पढ़े हैं इक्वल्स टू में। तो यहाँ से हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा देंगे और इक्वल्स टू लगा देंगे। लेकिन ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी किसी पोटेंशियल से किसी प्रोपोर्शनैलिटी से इक्वल्स टू में जाओगे तो आपको हमेशा एक कांस्टेंट का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट का यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ आर। अब ये आर क्या है, आर को आपको याद रखना है कि यहाँ पे आर क्या है, आपका आर है यहाँ पर एक कांस्टेंट। क्या है यहाँ पर, एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को बोला जाता है रेसिस्टेंस। क्या बोला जाता है इसको, रेसिस्टेंस। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ से अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या हुआ, V इज इक्वल्स टू आई आर, वेयर V क्या है यहाँ पर, V इज द पोटेंशियल, I is the current and R is the constant, that constant is known as resistance। ठीक है, तो ये हमारा ओम्स लॉ का फॉर्मूला हुआ। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो भी कंडक्टर यानी कि जो भी डिवाइसेस हमारे ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे वे सभी ओमिक कंडक्टर कहलाएंगे और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे वो ओमिक कंडक्टर नहीं कहलाएंगे। तो यानी कि जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, यानी कि जो ओम्स लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, वे सभी कहलाते हैं आपके क्या, ओमिक कंडक्टर। क्या कहलाएंगे आपके, ओमिक कंडक्टर। जैसे कि आपका हो सकता है क्या, जैसे कि कॉपर हो सकता है, जैसे कि सिल्वर हो सकता है, जैसे कि गोल्ड हो सकता है एंड सो ऑन। ये सब क्या है आपके ओमिक कंडक्टर है, ये ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, नॉट फॉलो, वो क्या कहलाते हैं हमारे, वे कहलाते हैं आपके नॉन ओमिक कंडक्टर। क्या कहलाएंगे वो, आपके नॉन ओमिक कंडक्टर। अब नॉन ओमिक कंडक्टर के आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, बस याद ही रखने हैं क्योंकि ये एग्जाम्पल आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो इसमें एग्जाम्पल में आप याद रख सकते हो पीएन जंक्शन डायोड। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि अब आप कहोगे कि ये पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, तो इसलिए आपको ना बताने से आपको सिंपल याद रखना है कि अगर एग्जाम्पल पूछता है कि कोई नॉन ओमिक कंडक्टर का एग्जाम्पल बताओ तो आप पीएन जंक्शन डायोड का एग्जाम्पल दे सकते हो। वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि वो क्या होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, जो ओम्स लॉ को फॉलो करें वो ओमिक कंडक्टर और जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करें वो नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक है, तो ये ओम्स लॉ हुआ। अगर हम इसका ग्राफ बनाने लगे, अगर हम इसका क्या बनाने लगे, आपका ग्राफ बनाने लगे, तो ध्यान रखना इसका ग्राफ हमेशा कैसा जाएगा, आपका
स्ट्रेट लाइन जाएगी। कैसे जाएगी आपकी? स्ट्रेट लाइन। यानी कि ओम्स लॉ का अगर आप कभी ग्राफ बनाओगे, ग्राफ का मतलब सपोज आपने एक एक्स एक्सिस लिया, एक वाई एक्सिस लिया और इस पर एक्स एक्सिस पे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो पोटेंशियल को और वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हो आप करंट को, तो जो यहाँ पे आपका ग्राफ बनकर आएगा वो ग्राफ हमेशा कैसा होगा? आपका एक स्ट्रेट लाइन होगी। कैसी होगी आपकी? हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी। और जो इस ग्राफ का स्लोप होगा, जो इस ग्राफ का क्या होगा? स्लोप होगा। स्लोप का मतलब होता है ढलान। ढलान का मतलब होता है ये जो एंगल यहाँ पे बना दिस थीटा, यानी कि जितने एंगल पे वो लाइन बनेगी विद द रेस्पेक्ट ऑफ एक्स एक्सिस, तो वो जो स्लोप होगा वो स्लोप कहलाएगा आपका रेसिस्टेंस। क्या कहलाएगा? वो आपका रेसिस्टेंस। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये पार्ट आप कहाँ यूज़ करोगे? न्यूमेरिकल पोर्शन में यूज़ करोगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराते हुए या फिर और अदर एक्सरसाइज कराते हुए। इसमें क्या याद रखना है? जब भी आपको कोई ग्राफ का क्वेश्चन दिया जाएगा या आपको कोई भी टेबल दी जाएगी जिसमें आपको बहुत सारे वोल्टेज दे रखे होंगे और बहुत सारे करंट दे रखे होंगे, तो वहाँ पर आप सिंपली इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करोगे कि अगर आपको बहुत सारे वोल्टेज दे रखे हैं, सपोज बोला कि 2 वोल्ट पे 3 एम्पियर करंट है, 4 वोल्ट पे 5 एम्पियर करंट है, 6 वोल्ट पे 10 एम्पियर करंट है, इस तरह से सपोज आपको एक टेबल दे रखी है, तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे टू फाइंड द रेसिस्टेंस। और वो रेसिस्टेंस कैसे निकलेगा? वो रेसिस्टेंस वहाँ पर निकलेगा R इज इक्वल्स टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा आई से। अब ये डेल्टा V अपॉन डेल्टा आई कहाँ से आया? अगर मैं बात करूँ ओम्स लॉ की तो V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो R कितना हो जाएगा? यहाँ से R हो जाएगा V अपॉन आई। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे पोटेंशियल और बहुत सारे करंट दिए गए होंगे, इसीलिए आपको वहाँ पे डिफरेंस लेना पड़ेगा। कोई भी 2 पोटेंशियल उठा लो और कोई भी 2 करंट उठा लो। सपोज करो आपको एक टेबल दे रखी है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको एक टेबल दे रखी है ये V और I। 5 वोल्ट पे 2 एम्पियर, 6 वोल्ट पे 3 एम्पियर, 7 वोल्ट पे 4 एम्पियर, 8 वोल्ट पे 5 एम्पियर। सपोज ये दे रखा है, आपको एक टेबल दे रखी है, तो आप क्या करोगे? आप सिंपली यहाँ पे कोई भी 2 वोल्टेज उठा लोगे और उसी पे 2 करंट उठा लोगे। सपोज कर रहा हूँ कि मैं 5 वोल्ट ले रहा हूँ और 8 वोल्ट ले रहा हूँ, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितने होंगे? 5 वोल्ट और 8 वोल्ट। तो हमें क्या लेना है? हमें लेना है डिफरेंस, और डिफरेंस का मतलब क्या होगा? 8 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट। ठीक है ना? ऐसी करंट लेना है तो करंट भी वही लिए जाएंगे जो पोटेंशियल लिए हैं। करंट कौन कौन से हैं? 5 पे 2 एम्पियर है और 8 पे 5 एम्पियर है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 5 माइनस 2। तो यहाँ से जो भी आंसर आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा? रेसिस्टेंस कहलाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको ग्राफ बेस्ड कोई टेबल दे रखी हो या ग्राफ बेस्ड कोई क्वेश्चन दे रखा हो और आपसे रेसिस्टेंस निकलवा रहा हो, तो आपको फॉर्मूला यूज करना है R इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा आई, वेयर डेल्टा V का मतलब है किसी भी 2 पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस और डेल्टा I का मतलब है उन्हीं 2 पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस होगा, उन्हीं पर जो करंट के डिफरेंस होगा वो, यानी कि जो वोल्टेज आप लोगे उन्हीं का आपको वहाँ पे करंट लेना है और उन दोनों के डिफरेंस का रेशियो निकाल के आप क्या कर दोगे? सिंपली रेसिस्टेंस निकाल दोगे। ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि ग्राफ जो होता है ओम्स लॉ का, उसका जो स्लोप होता है वो क्या देता है? वो देता है आपको रेसिस्टेंस। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हमारा ये हुआ ओम्स लॉ कंप्लीट। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट निकल के आता है रेसिस्टेंस। अब ये रेसिस्टेंस क्या होता है? तो रेसिस्टेंस और रियोस्टेट, ये 2 कॉन्सेप्ट होंगे, इसको हम करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल हुई है, आपको कुछ समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें जितना हो सकता है अपने फ्रेंड के साथ। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक यू। जय हिंद।